सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने अनुपात समानुपात का 5वां पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 91 से आगे क्वेश्चन करेंगे, है ना। 90 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और एग्जाम्पल भी हो चुके हैं। पहले वाले पार्ट 4 पार्ट बन चुके हैं, आपको पता हो तो। और वो पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो वो सेशन ज़रूर देख लेना ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, सुनिए। 91 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 का है। ये कह रहे वह कौन सी अनुपात है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 का है। तो हमें पता है अनुपात का रूल का कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल x गुणा 5/9। 9 से 9 × 27 और 3 से ये 3 कैंसिल कट गया, समझ गए। 5 क्या है भाई, 5 क्या है, गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर 1/11 गुणा 5, यानी x बराबर 1/55 आ गया। इसका मतलब वो भिन्न 1/55 है। वो भिन्न क्या है, 1/55 है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। 92 कह रहा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। दर्जन का नाम लिया है और दर्जन में कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। दर्जन में आपको पता है 12 होते हैं, है ना। आप बताओ, पहला ऑप्शन 2:1 है, 3:1 है। दूसरा ऑप्शन 3:1 है। तीसरा ऑप्शन 3:2 है। चौथा ऑप्शन 7:5 है। मतलब दर्जन में शीशे है वो पूरे होंगे, तो अनुपात 2 और 1 3 का भाग 12 में जा रहा है। इसका मतलब ये तो हो सकता है ना। उसके बाद 3 और 1 12 में 4 का भी भाग जाता है, ये भी अनुपात हो सकता है। 3 और 2 12 में 5 का भाग नहीं जाता, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर ये होगा, क्योंकि दर्जन का अनुपात 3:2 नहीं हो सकता। दर्जन का अनुपात 3:2 नहीं हो सकता। शीशे की दर्जन है, आपको पता है, इसका मतलब संख्या पूर्णांक में ही होगी। तो दर्जनों का अनुपात क्या नहीं होगा, 3:2, यानी 12 में 5 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये नहीं हो सकता। बाकी ये हो सकता है, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93। निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है। 93 कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। 93 नंबर क्वेश्चन, आपके पास अनुपात दे रखा है 7:15, दूसरा दे रखा है 15:23, तीसरा दे रखा है 17:25 और चौथा दे रखा है 21:29। ये कह रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, आपको याद हो तो मैंने एक तरीका बताया था, 7 में अंतर 8 का भाग दे दो। यहाँ 15 में अंतर कितने का है, 8 का। अंतर कितने का है, 8 का। 17 और 25, 17 में अंतर कितने का है, 8 का। 21 और 29, 21 में किसका भाग दोगे, 8 का। समझ गए। अब देखो 1:2 है, 2:3 है, 3:4 है, 4:5 है। अगर अंतर सेम हो ना, अंतर सेम हो तो जो संख्या बड़ी होती है वही बड़ा अनुपात होता है। ये संख्या बड़ी है, इसलिए अंतर सेम हो, जो संख्या बड़ी हो वही बड़ा अनुपात होता है। एक तो ये तरीका रहा कि अंतर सेम है, अंतर सेम हो तो जो संख्या बड़ी दिखाई दे वही बड़ी होती है। बाकी आप देख सकते हो, 7 में 8 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा, है ना। 15 में 8 का भाग देंगे 1.8 आ जाएगा, है ना। 17 में 8 का भाग देंगे 2.1 आ जाएगा। समझ गए।
समझ में बात ये। 17 में 8 का भाग दिया, 21 में 8 का भाग दोगे तो 8 दुए 16 और 5 बच गया, तो 8 5 40, यहाँ पे 8 दुए 16, तो आपके पास 5 बच गया 50, तो 8 6 48 यानी 2.6। अब देखो आपको पता चल गया ना भी ये बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर अंतर सेम हो तो जो बड़ा दिखाई दे, बड़ी संख्या दिखाई दे वही बड़ा अनुपात होता है, जो छोटी संख्या दिखाई दे वही छोटा अनुपात होता है। बाकी भाग दे के भी देख सकते हो। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 5:12 है। समकोण बनाने वाली भुजा 5:12 है। ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल 270 है। क्षेत्रफल 270 है। आपको पता है क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है, बराबर 270 है। इसको 12x और इसको 5x लिख लीजिए। 1/2 गुणा 5x गुणा 12x बराबर 270। अब बताओ 2 से कट गया 6 पे, 6 5 30, 30 से कटेगा 9 पे, यानी x² बराबर 9 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई तो 5 3 15 हो जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या था? कर्ण की लंबाई पूछा था। कर्ण की लंबाई आपको पता है 5:12 होता है, तो कर्ण की लंबाई 13 अनुपात में होती है, यानी 13x 13 3 39। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। समझ गए? ठीक है, 5 की स्क्वायर कितनी होगी? ये सॉरी देखो, आपके पास अपने पास x की वैल्यू 3, तो 5 3 15 और 12 3 36। ठीक है, आप देखिए 5 15 की स्क्वायर 225 हो गया। 36 की स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 36 की स्क्वायर बताइए जल्दी जल्दी। 36 की स्क्वायर क्या होता है भाई? 36 की स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, 1296। 1296 ये जोड़ेंगे 6 और 5 कितना हो गया? 1 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5, यानी 1521। कितना हो गया? 1521। आपको पता है 1521 आ गया, तो आप 1521 किसकी स्क्वायर होती है? 39 की। देखो आपको ये पता चल गया था कि 5, देखो ये तो इस तरीके से आ गया कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इस तरीके से। लेकिन जो मैंने जो बताया था उससे भी तो सही था। 5 12 के साथ क्या होता है? 13। अब 5 3 15, ये 13x था, और x की जगह अगर 3 रखोगे तो भी 13 3 39 ही था। ठीक है, अगर आपको कुछ पाइथागोरस प्रमेय याद है ना, जैसे 3 4 5 है ना, 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया। ठीक है, समझ में आगे बात ये? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है इस प्रकार, 3 4 5। बाकी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये 94 नंबर क्वेश्चन था। 95 देखिए, 95 देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज के 4 कोण 6:3:4:5 में हैं। 6x 3x 4x 5x में है। आप बताइए पहले तो ये कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग होता है, चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360। 360 में 6 4 10 5 15 3 18 का भाग देंगे, एक भाग की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, इसका मतलब 20 छिके ये 120 डिग्री का, ये 100 डिग्री का, ये 20 थी ये 60 डिग्री का, ये 20 चौके 80 डिग्री का, ये हो गया। अब इसने कहा एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का जो छोटा कोण है ना वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का, यानी 120 डिग्री का कितना है? 1/4 है, ये 30 डिग्री आ गया। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है।
त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़ा कोण 100 हो गया, इससे 10 डिग्री ज़्यादा है। 100 + 10 करोगे तो ये 110 डिग्री आ गया। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है आप बताइए? ये 30 डिग्री, ये 110, 110 और 30 कितना हो गया? 140। तो जो कोण शेष कोण जो बचा है, तीसरा कोण जो बचा है वो 40 डिग्री का आ गया। और इसने कहा दूसरा सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का है? तो 40 डिग्री का ही होगा। कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 में है। कोण 2:3:4 में है। सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण के 3 गुने को मिलकर योग क्या होगा? देखो 4, 3, 7 और 2, 9, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 9 का भाग देंगे 1 20 का, 20 2 कितने हो गए? 40, 20 3 60 और 20 चौके 80। अपने को पूछा है कि सबसे छोटे कोण के दुगना, सबसे छोटा कोण क्या है? 40, 40 का दुगना 80, 2 गुना 80। और दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने को, दूसरे सबसे बड़ा कोण ये 60 है, इसका 3 गुना 180। ये अपने पास कितना हो गया भाई? 260 हो गया। तो योग पूछा था वो कितना आ गया? 260 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 पत्रों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3। दूध व पानी का अनुपात 4 पत्र दे रखे हैं, 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 है। ये कह रहा है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? समझ गए? यानी कहने का मतलब किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। दूध सबसे कम किस में है बताओ? इसमें दूध 5 भाग है टोटल 8 लीटर में से, इसमें दूध 2 भाग है टोटल 3 लीटर में से, उसमें दूध है 3 भाग है टोटल 5 भागों में से, इसमें दूध 7 भाग है टोटल 11 भागों में से। परसेंटेज में बना लो, इनटू में 100। ठीक है, बाकी अंतर का भी भाग दे सकते हो। 8 से आपको पता है 12.5 और 12.5 का 5 से गुणा करोगे 12 5 60 यानी 63.5 आ गया। इतना परसेंट दूध है। इसको 100 से गुणा करोगे तो 3 से 33.3 यानी 66.6% दूध है। इसको 100 से गुणा करोगे 5 से 20 20 30 60% दूध है। इसको 100 से गुणा करोगे 9 सही 1/11। ठीक है, 9 7 63 सही 7/11% दूध है। तो इसने कहा किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? सबसे कम इसमें है। ठीक है, बाकी ऐसे करते 5 में अंतर 5 और 3 अंतर 2 का, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1 और यहाँ पे अंतर कितने का है? दूध और पानी का ही अनुपात है ये। और यहाँ 7:3, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये तो बड़ा छोटा अनुपात बताने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, बाकी दूध और पानी का अगर परसेंटेज निकालना है तो इस प्रकार आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन 97 था। समझ में आगे बात? ये यहाँ तक समझ में आगे बात है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 60 लीटर मिश्रण है,
इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। ये कह रहा है इस अनुपात को 2:1 करने के लिए 2:1 करने के लिए कितना और पानी मिलाए, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। एक बात तो आप ध्यान रखना, जो चीज़ मिलानी है उससे क्वेश्चन हल नहीं होता। आप एक बात बताओ, आप दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध मिला रहे हो तो फिक्स क्या रहता है, पानी तो पहले जितना ही रहेगा ना। और अगर पानी मिला रहे हो तो दूध पहले जितना ही रहेगा। तो इसमें मिला क्या रहे हो, पानी। पहले तो 60 को 3:1 में बांट लो। 60 को 3 और 1 4 भागों में बांटेंगे तो एक भाग की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब यहाँ 45 लीटर तो दूध है और 15 लीटर पानी है। अब बताओ, पानी आप और मिला रहे हो, पानी आप और मिला रहे हो तो पानी तो बदलेगा, लेकिन दूध पहले जितना ही रहेगा। दूध पहले 45 था तो अब भी 45 ही रहेगा। दूध पहले 45 लीटर था तो अब भी 45 ही रहेगा, क्योंकि आपने मिलाया पानी है। तो ये 45 अब किस अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, इस 2 की। अगर 45 2 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू हो गई 22.5, यहाँ 1 की वैल्यू हो गई 22.5। इसका मतलब अब पानी 22.5 है। क्योंकि आप देखिए 60 लीटर आपके पास मिश्रण था, उसको 3:1 में बांटा, तो इसका मतलब आपके पास 45 लीटर दूध था और 15 लीटर पानी था। ये कह रहा है पानी तो और मिलाना है आपको, पानी तो और मिलाना है, पानी और मिलाना है। इसका मतलब पानी तो 15 नहीं रहेगा, मिलाओगे तो कुछ अलग ही आएगा आंसर। लेकिन हमें ये पता है पानी मिला रहे हैं तो दूध तो 45 का 45 रहेगा। पहले भी 45 था तो अब भी 45 है, लेकिन अब इस 2 की वैल्यू है। 45 2 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू 22.5 और यहाँ 1 ही था अनुपात में, तो 1 की वैल्यू 22.5। पहले 15 था, 22.5 आ गया, तो कितना लीटर, 7.5 लीटर पानी आपने मिलाया है। कितने लीटर मिलाया है, 7.5 लीटर। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, समझ गए ना बात ये, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि दूध और पानी का अनुपात क्या था, 3:1। इसको 2:1 करना है। आप मिला क्या रहे हो, पानी। पानी मिला रहे हो तो फिक्स क्या रहेगा, दूध। लेकिन दूध यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर लो और इसको 3 से गुणा कर लो। अब देखो, यहाँ 2 से गुणा किया, 3 2 6 और 2 एकम 2। यहाँ 3 से गुणा किया, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 3। समझ गए। अब बताओ, अब आप दूध सेम हो गया ना, देखो दूध पहले भी 6 अब भी 6 और पानी 2 से 3 हो गया। तो आप बताइए कितने भाग की मिलावट आई है, यहाँ पे 1 भाग की। अगर 6 और 2 कितने हैं, 8। 60 में 8 का भाग दोगे, समझ गए, 60 में किसका भाग दोगे, 8 का। तो आप बताइए 60 में 8 का भाग दोगे तो 4 से काटोगे तो 15, 4 से काटोगे तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ रही है, 7.5 लीटर। और हमें 1 भाग की वैल्यू याद करनी थी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अनुपातों को बराबर करके ये तरीका भी कर सकते हो, और अनुपातों को बराबर ना करो तो पहले बांट कर फिर भी कर सकते हो, जैसे इससे पहले बताया था। ठीक है, ये ध्यान रखना भी। मेन बात है, जो चीज़ मिलाई ना उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं चलता, जो चीज़ नहीं मिलाई ना उसके हिसाब से क्वेश्चन चलता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, 99। ये कह रहा है 35 लीटर दूध और मिश्रण का अनुपात, दूध और मिश्रण का अनुपात 5:2 है। तो 5 और 2 7 भागों में, अगर 35 को 7 भागों में बांटोगे तो 1 भाग की वैल्यू 5, 5 5 25 दूध है और 5 2 10 पानी है। ये कह रहा है 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण दूध और पानी का, 5 लीटर दूध और डाल दें तो दूध 30 हो जाएगा और पानी 10 ही रहेगा, तो ये 3:1 हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5, ए व बी में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है, और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात है 2:3। इन ए को और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आधा होता जाए।
तब क्वेश्चन देखो, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाए। आधा आधा का मतलब 1:1 हो जाए, दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए CN। तो किस अनुपात में मिलाएं? देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो एक चीज़ लेके चलनी है। जैसे इस A में से मैंने दूध देखूँ तो दूध 5 भाग है टोटल 8 में से, इसमें दूध 2 भाग है 5 में से, लेकिन जहाँ मिलाने के बाद दूध हो जाएगा 1 भाग कितने में से? 2 में से। दोबारा सुनिए, A में तो 5:3 में था दूध और पानी, B में 2:3 में था, और जहाँ मिलाएंगे C बर्तन में A और B दोनों को मिलाएंगे उसमें दूध और पानी 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाना है। एक चीज़ लेके चलो, जैसे दूध लेके चले तो इसमें दूध 5 है 8 में से, इसमें दूध 2 है 5 में से, और यहाँ दूध 1 है 2 में से। 8 अब देखो घटा सकते हो, लेकिन घटाओ ना तो बट्टे वाली संख्याओं को घटाने से अच्छा इजी बना लो, इसको सरल बना लो। 8, 5 और 2 का एलसीएम हो गया 40, 40 से गुणा कर लो। 40 से गुणा करने पे 8 से 5, 5 5 25 हो जाएगी ये, तो 5 से 8, 8 2 16 हो जाएगी ये संख्या, और 2 से ये 20 हो जाएगी। ठीक है, 2 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगी। अब देखो 25 और 20 का अंतर कितने का हो गया? 5 का। 25 और 20 का अंतर 5 का, और 20 और 16 का अंतर 4 का, तो ये 4:5 में मिलाना पड़ेगा। किस अनुपात में? 4:5 में। अगर पानी को लेके चलो तो आप पानी को लेके भी चल सकते हो। पानी 3 भाग है 8 में से, उसमें पानी 3 भाग है 5 में से, इसमें पानी 1 भाग है 2 में से। ठीक है, एलसीएम वही 40। आप बताओ 8 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 15, 8 5 40 और 5 × 15, ये हो जाएगा 24, और एक ये हो जाएगा 20। 20 और 24 का अंतर कितने का आ गया? 4 का। 15 और 20 का अंतर 5 का, तो अभी 4:5 में मिलाएंगे। तो चाहे आप पानी लेके चलो चाहे दूध लेके चलो, इस क्वेश्चन को इस प्रकार आप हल कर सकते हो। ठीक है, ये 100 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 नंबर। 101 नंबर कह रहा है 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रम से 3:4:5:6 में है। स्प्रिट और पानी एक गिलास में 3:4 में है, दूसरे गिलास में 4:5 में है, और तीसरे गिलास में 5:6 में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट दिया जाए। नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा? बराबर गिलास है, बराबर गिलास का मतलब बार बराबर है। यहाँ अनुपातों का योग कितना है? यहाँ अनुपातों का योग है 7, यहाँ अनुपातों का योग 9 और यहाँ 11। इसका मतलब आप जो बाल्टी है या जो आपके पास गिलास है उसको कितने लीटर की मान लो? 11 × 9 99, 99 × 7, समझ गए? 99 × 7, ठीक है, 693। 9 7 63, 6 9 7 63, 693। लेकिन आप गुणा करके लिखो, इससे अच्छा आप यही मान लो कि ये भी 7 × 11 9 × 11 की है बाल्टी, ये भी 7 × 9 × 11 की है बाल्टी, और ये भी 7 × 9 × 11 की है। आप बताओ, जब मैं 7 भागों में बांटूंगा तो एक भाग की वैल्यू क्या आएगी? 11 × 99, 11 × 99, समझ गए? और अपने को पता है अगर एक भाग की वैल्यू 11 × 99 आ गई तो इसमें 99 × 3 भी, एक भाग की वैल्यू 99 आ गई तो 99 × 3 और 99 × 4। यहाँ पानी जो होगा वो 297 होगा। 99 को 3 से गुणा किया, 9 3 27, अंशल के 2, 9 3 27 और 2 29। यहाँ होगा वो 396 होगा, पानी होगा कि 4 को 99, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39। यहाँ अब देखो ये तो कुल मतलब है लिक्विड है, ये 7 × 9 × 11 ये कुल है। ये यहाँ से मैंने बताया था ना, यहाँ अनुपातों का योग 7 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, 11 और 7 9 11 गुणा करके काटोगे, इससे अच्छा है गुणा में लिख लो पहले। यहाँ 5 और 4 9 का भाग दोगे तो एक भाग की वैल्यू आएगी 77, तो यहाँ 77 × 4 करेंगे तो 7 चौके 28,
और 7 चौके 28 और 2 हो गए 30, 308 हो गया दूध। यहाँ 77 इंटू 5 करेंगे तो 7 5 35 और 7 5 35 और 3 38, 385 पानी हो गया। यहाँ 5 और 6 11 का भाग दोगे तो एक की वैल्यू 63 आएगा। 63 को 5 से गुना करोगे तो 5 तिये कितने हो गए भाई, 5 तिये कितने हो गए 15 और 5 के 30 31 हो गया। और यहाँ 63 को 6 से गुना करोगे तो 6 तिये 18 और 6 के 36 और 1 37, 378 हो गया। तो ये दूध और पानी अलग अलग आ गया। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ दूध देखो 8 7 15 और 5 20, अंसिल गई 2, 9 2 11 1 12, अंसिल गई 1, 3 3 6 और 3 9, 920 दूध होगा। पानी होगा 6 और 5 11 और 8 है 19, 1 10 और 8 18, 18 और 7 हो गए 25, 2 3 2 5 और 3 8, 8 और 3 11, 1169, यानी 920 अनुपात 1169 हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। समझ गए? ये 101 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं। ये कह रहा है ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में, सोना और तांबा, ठीक है, एक में 5:3 है ए में तो, और बी में है आपका 5:11। इन दोनों को धातुओं को समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाएगी। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है? देखो वही क्वेश्चन हो गया, वहाँ 3 चीज़ को पिघला रहा था, यहाँ 2। इन दोनों को धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर, यहाँ 5 और 3 अनुपात कितना आ रहा है 8, यहाँ 5 और 11 कितना हो रहा है 16। अब बताओ इसको 16 बनाओगे, मतलब समान मात्रा करनी है, तो आप बताओ इसको 2 से गुणा करोगे तब ये 16 होगा, और 2 से गुणा करना होगा तो अनुपात को गुणा करना पड़ेगा। इसको 2 से गुणा करोगे तो ये 10 और 6 हो गया, सोना और तांबा, और ये तो 5:11। अब बताओ समान मात्रा होगी ना। अब इनको मिला लो, अगर मिलाओगे तो यहाँ सोना हो गया 15 और ये हो गया 17, तो 15:17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15:17। 102 का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इससे 101 नंबर में तो 3 धातुओं की समान मात्रा थी और यहाँ 2 धातुओं की समान मात्रा है। बात है क्या? मतलब वहाँ 3 बर्तन थे, यहाँ 2 बर्तन हैं। 103 नंबर देखो, पटवारी में आया हुआ है 103 और 104 दोनों। सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना है वो पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो? मिश्रित 15 गुना भारी है, मिश्रण 15 गुना भारी है, तो अनुपात मिक्स जो होती है ना दोनों की, वो बीच में रख दिया करो। सोना पानी से 19 गुना भारी था, तांबा 9 गुना भारी था, और दोनों को, सोना और तांबे को दोनों को मिश्रण मिला ले तो मिश्रण पानी से 15 गुना भारी है। तो 19 और 15 का अंतर 4, और 9 और 15 का अंतर 6। 3:2 में मिलाना पड़ेगा। किस अनुपात में? 3:2 में मिलाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है अपने को। समझ गए? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 104 नंबर, 104 नंबर देखिए। दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। 24 कैरेट है वो शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना है। और 18 कैरेट है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है। 3/4 भाग, यानी 3/4 को 100 से गुणा करेंगे तो 4 से 25, 25 थी 75% सोना है, और 24 कैरेट तो शुद्ध सोना है, यानी 100% सोना है। ठीक है। 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है। 20 कैरेट है उसमें कितना है? 5/6 भाग सोना है। 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है, इंटू में 100 कर दोगे
2 से कट गया 3 और 2 से कट गया 50, समझ गए। चाहे 6 से काट दो, 6 से काटोगे 6 कम 6 4, 6 छके 36, 16 छके 96, 16 से 4/3 यानी 16 से 2/3, ठीक है। अब देखो इसका मतलब 16 पंजे 80, 80 से 10/3% सोना है। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है अपने को, यहाँ हालांकि ये करने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी बताया कि परसेंटेज बनाना है। जैसे 100, ये तो शुद्ध सोना है 100%, इसमें इतना भाग सोना है तो 100 से गुना कर लिया, इसमें इतना भाग सोना है तो 100 से गुना कर लिया। लास्ट में पूछ रहा है कि 18 कैरेट सोने से 18 कैरेट सोना और 20 कैरेट सोने के शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। तो 18 में 3/4 भाग सोना है और उसमें 5/6 भाग सोना है, तो इसका अनुपात बना दो। 2 से कट गया 2 2 4, 3 2 6, समझ गए। 3 इधर गुणा में आएगा 3 3 और 2 बट्टे वाला उधर गुणा में जाएगा, 9:10 है। 18 कैरेट और 20 कैरेट सोने में अनुपात है वो 9 क्या है 10 है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर क्वेश्चन देखिए। 105 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 है। श्री और श्रीमती का जो भार का अनुपात है वो 7:8 है। इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। कुल भार 120 है, यानी 7 और 8 15 का भाग दोगे तो 15 8 120, 7 8 56 और 8 8 64 है, यानी श्रीमती जी भारी है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। ये कह रहा है कि डाइटिंग करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलो कम हो गया। डाइटिंग की तो 6, इनको तो जरूरत ही नहीं थी फिर भी कर ली, चलो 50, तब इनका अनुपात 5:6 हो गया। तो बताओ 5 किसकी वैल्यू है 50, 50 की वैल्यू 5 है तो 1 भाग की वैल्यू 10, तो इस 6 की वैल्यू 60 होगी। इसका मतलब श्रीमती जी भी डाइटिंग पे थे, इनका 4 किलो भार कम है, इनका 4 किलो भार कम हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, आप पढ़ लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। 106 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक हीरे का भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी भार है ना, जितना उसका भार x है तो उसका मूल्य होगा वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी मूल्य है उस जितना भार होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा, ये कहना चाहता है। इस बात का अर्थ हो गया। ये कह रहा है एक हीरा है जो टूट गया, टूटने के बाद हीरा टूटने के बाद जो भार का अनुपात है वो आपको देखा है 1:2:3:4। तो आप बताओ टूटने से पहले भार आपको पता है, समझ में आ गई बात, 1 + 2 + 3 + 4 इकट्ठा था, यानी 10 था, ठीक है। अगर टूटने से पहले भार 10 था तो मूल्य 10 की स्क्वायर यानी 100 था। और यहाँ मूल्य है आपको पता है, इस बार टुकड़े का मूल्य 1 रुपये होगा, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 4 की स्क्वायर 16 होगा, यानी यहाँ मूल्य आ गया 30 आ गया। 70 100 से 30 आया तो कितना कम हो गया, 70 भाग कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7000 की हानि हुई, यहाँ 7000 नहीं है, देखो 70000 कर लेना, गड़बड़ है क्वेश्चन में, 7000 की जगह 70000, 70000 की हानि होगी। तो 70000 अगर है 70 की वैल्यू है तो पहले हीरा कितने का था, यानी 100 भाग की वैल्यू याद करनी है। पहले हीरा था 1 लाख का, हीरा महंगा ही आता है भाई, पहले हीरा कितना का था 1 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर क्या कर रहे हैं। 107 नंबर कह रहा है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकाल कर मदिरा का, इसका की जगह मदिरा लिख लेना, इसका की जगह मदिरा लिखना, मदिरा का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दें कि ये बराबर हो जाए। ये दोनों टोटल कितने हैं 4, और बराबर होंगे तो आप बताओ, बराबर बराबर होंगे तो 2:2 होंगे। तो बताओ मदिरा का कितना भाग निकाला, मदिरा 3 से 2 होगी, 1 भाग निकाला है कितने में से 3 में से, तो इसका आंसर 1/3 हो गया। समझ गए, ये ध्यान रखना है। मदिरा का, इसका की जगह मदिरा कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 नंबर है। 108 नंबर 108 नंबर क्या करे कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी है ना, संपूर्ण पृथ्वी, उस पर थल और पानी का अनुपात है वो 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का मतलब आधा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब अर्धगोला। उत्तरी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात है 2:1। आप बताओ भी अर्ध गोलार्ध का मतलब आधा गोला, और इधर भी आधा गोला। अगर थल और पानी का टोटल अनुपात कितना हो रहा है 3, यहाँ कितना हो रहा है 5, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, है ना। तो मैं इस आधे गोलार्ध को 15 किलो का मान लेता हूँ, तो इधर भी आधा गोलार्ध 15 किलो का। समझ गए। अगर आधा आधा संपूर्ण पृथ्वी बन गई, संपूर्ण पृथ्वी फिर हो गई 30 की, यानी 15 + 15, ये 15 और ये 15 टोटल 30 हो गए। 30 में थल और पानी मान लो 3 का भाग दोगे 30 में, तो 1 की वैल्यू 10, यानी थल टोटल 10 है पृथ्वी पर, टोटल पानी है वो 20 भाग है। टोटल थल है वो 10 भाग है, टोटल पानी है वो 20 भाग। यहाँ 2 और 3 5 का भाग देंगे, इसमें 5 का भाग देंगे तो 1 भाग की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब यहाँ थल 6 है और पानी 3 3 9 है। बताओ टोटल थल 10 है, 10 में से 6 उत्तरी गोलार्ध के पास चला गया, तो 4 है वो दक्षिणी गोलार्ध के पास बचेगा थल। पानी टोटल पृथ्वी पे 20 है, 20 में से 9 उत्तरी गोलार्ध के पास चला गया, तो यहाँ 11 बचेगा। यानी अपने क्वेश्चन का अनुपात आ गया 4:11। कितना आ गया 4:11। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन। एक 109 देखिए क्या करें। 109 करें, 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 है तथा 4:1 का। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक व तांबे का अनुपात 3:1 आ जाए। जिंक व तांबे का अनुपात, जिंक व तांबे का अनुपात एक धातु में देखिए 2:1, दूसरे धातु में देखिए 4:1, और इन दोनों को मिलाकर सी बनाएंगे, वहाँ जिंक और तांबे का अनुपात है वो देखा है 3:1। किस अनुपात में मिलाया जाए, वही दूध और पानी वाला किया था ना क्वेश्चन। जिंक लेके चलो, एक चीज़ लेके चलो, पहले में जिंक 2 है 3 में से, इसमें जिंक 4 है 5 में से, और मिश्रण में जिंक 3 है 4 में से। एलसीएम 60 आ गया, 60 से गुणा कर दो। 60 से गुणा करेंगे, 3 से कट गया 20 पे, तो 20 दुगे हो गए 40 हो गए। ये 5 से कट गया 12 पे, 12 चौके 48 हो गया। 4 से कट गया 15 पे, 15 3 45 हो गया मिश्रण। 45 से 48 का अंतर 3, और 40 और 45 का अंतर 5। 3:5 में मिलाना होगा अभी, 3:5 में मिलाना होगा। ऐसा क्वेश्चन किया था ना पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर। 110 नंबर 110 नंबर देखिए। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक धातु में तांबा तथा जिंक का अनुपात 9:4 है। एक
धातु में तांबा और जिंक का अनुपात है 9:4 है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा? अगर तांबा 24 किलो लेके आएंगे तो जिंक कितना चाहिए? यानी तांबा 9 की वैल्यू है, जिंक 4 भाग चाहिए। 3 से 8 और 3 से 3, 8 चौके 32/3, 32/3 यानी 10 दिए 30, 10 से ही 2/3 किलो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर है। समझ में आ रही है बात तो शेयर कर दीजिए भाई वीडियो को। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु ए के 60 किलोग्राम में धातु बी 100 किलोग्राम मिलाया जाता है। ए 60 kg है और बी है 100 kg। यदि धातु ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 है, यहाँ शीशे व टिन का अनुपात 3:2 है। ठीक है, धातु बी में 4:1 है, 4:1 है। तो नई धातु में टिन कितना होगा? ठीक है, नई धातु में टिन बताना है। 3 और 2 5 का भाग दोगे, 60 में 5 का भाग दिया, 1 की वैल्यू 12 आती है, 36 और 12 2 24, यहाँ टिन 24 है। 100 में अगर 4 1 5 का भाग दो, 1 की वैल्यू 20, 20 चौके 80 और 20 एकम 20, तो यहाँ टिन 20 है। तो टिन आपको पता चल गया टोटल है 44। टिन टोटल कितना है? 44 किलो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्र, कला, वाणिज्य और विज्ञान, कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या 20%, 40% और इसमें 20% वृद्धि करनी है, इसमें 40 और इसमें 25% वृद्धि कर दें, तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? आप कैसे मान लो, चाहे मान लो, आपकी मर्जी है। इसको 300 मान लो, इसको 500 मान लो, इसको 800 मान लो, ताकि परसेंटेज ईजी आ जाए। इसका 10% कितना है? 30, तो 20% 60 होगा, तो यहाँ 360 हो गए। इसका 10% कितना है? 50, 20% कितना होगा? 100 होगा, 20% 100, 40% कितना हो गया? 200 हो गया, तो ये 700 हो जाएगा। समझ गए? इसका 25% आपको पता है, चौथा हिस्सा। समझ गए? 800 का चौथा हिस्सा आपको पता है कितना हो गया? 200, 25%। समझ गए? तो कितना हो गया? 200 बढ़ाओगे तो ये 1000 हो गया। 0 0 0 कट गया, 2 से काटोगे 18, 35 और 50 आ गया, यानी 18:35 क्या आ गया? 50 आ गया। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन। आप कहोगे 300, 500, 800 क्यों किया सर? क्योंकि परसेंटेज जल्दी आ जाएगा ना। एक तो छोटी संख्या तो पॉइंटों में परसेंट निकाल लेंगे, एक बड़ी संख्या होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 113 नंबर क्वेश्चन देखो। एक कॉलेज में कला, वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रम से 4:5 है। कला और वाणिज्य में विद्यार्थी है वो 4:5 पे। वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और आगे, तब ये अनुपात 8 क्या हो गया? 11। एक बात आई है, बात वही है, लिक्विड वाली बात मान लो चाहिए विद्यार्थियों की। वाणिज्य में बढ़ रहे हैं तो कला वाले तो उतने ही रहेंगे। कला पहले भी 4 थे तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, या यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होने चाहिए। तो 2 से गुना कर लो, 2 से गुना कर लोगे ये 8 हो जाएगा, ये 10। अब देखो कला वाले तो 8 है पहले भी, अब भी 8, और ये 10 से 11 हुए, तो 1 भाग बढ़ा है। 1 की वैल्यू 65 दे रखी है। आपको पूछा है कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? 1 की वैल्यू 65 है, हमें 8 की वैल्यू चाहिए। 8 5 40, 4 8 6 48, 48 और 4 हो गया 52, 520 विद्यार्थी। कितने हो गए? 520 विद्यार्थी हो गए। समझ में आ गई बात ये? नेक्स्ट देखो 114 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन देखिए। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 विद्यालय A B C है।
5:4:7 में विद्यार्थी है। मैंने इसको 500 मान लिया, यहाँ 400 मान लिया, यहाँ 700 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 20% वृद्धि करनी है, इसमें 25 वृद्धि करनी है, इसमें भी 20% वृद्धि करनी है। इसका 20% यानी 5वां हिस्सा 100, यानी 500 का चाहिए से निकाल लो, 20% होगा तो 100 ही। 20% वृद्धि करोगे तो ये 600, इसका 25% चौथा हिस्सा, 400 का चौथा हिस्सा भी 100, तो ये 500 हो गए। और इसका 20% यानी इसका 5वां हिस्सा, किसका? 170 का। समझ गए? तो आपके पास पता चल गया कि 170 का 5वां हिस्सा 140 हो गया, तो ये 840 हो गया। 0 0 0 ये कट गए, 2 से ये 30, ये 25 और ये हो गया 42। 30:25:42 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याएं 3:4:5 में, 3 संख्याएं 3:4:5 में हैं। पहली तथा तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग 3 और 5 8 हो गया। पहली और तीसरी का योग, पहली तीसरी का योग दूसरी से 52 अधिक है। दूसरी आपके पास 4 है, इससे 52 अधिक है, लेकिन अनुपात में तो 4 ही अधिक है। 52 4 की वैल्यू है, 52 4 की वैल्यू है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या 5 है। 13 से कट गया, 13 चौके 52, 13 5 65 होगा, तो सबसे बड़ी संख्या आ गई 65। ठीक है, ये ध्यान रखना। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 116 नंबर कह रहा है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर दें तो 4:5 हो जाएगा। प्रत्येक में 4:5 हो जाएगा अगर प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर दें। बराबर मान की वृद्धि करेगा, 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6। इन संख्याओं का अंतर है 6 ही रहेगा। 1 की वैल्यू 6 तो 6 3 18, 6 चौके 24। यहाँ देखो 6 चौके 24, 6 5 30, तो अंतर कितने का रहेगा? 6 का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 117। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो। 117 कह रहा है 2 संख्याएं 2:3 में है। 2 संख्याएं 2:3 में है, इनका गुणनफल 96 है। 2x गुणा 3x, जब भी गुणा करना हो तो x लगाना ना भूलना, गलती हो जाएगी नहीं तो। 2 3 6, 6 से 16 पे कट गया। x² बराबर 16, तो x की वैल्यू 4 आ गई, यानी 4 2 8 और 4 3 12। ठीक है, तो ये 117 हो गया। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। 118 कह रहा है 3 संख्याएं a b c है। a का दुगना b के 3 गुने के बराबर है। a का 2 गुना b के 3 गुना के बराबर है, और b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। यानी यहाँ b और c का अनुपात 5:4 है, यहाँ a और b का अनुपात 3:2 है। अगर हम a b c अनुपात बनाएंगे, ठीक है, तो ये 3 2 5 4, 5 3 15, 5 2 10 और 4 2 8, 15 10 और 8 आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि a व c का अनुपात बताओ। a 15 और c 8 है, तो a व c का अनुपात 15:8 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 119 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याएं 5:6:7 में। 3 संख्याएं 5:6:7 में, इनका गुणनफल 5607 है। यानी 5x गुणा 6x गुणा 7x बराबर 5670 है। 5 से काट लो, 5 से 11 5 55 1, 5 3 15 2, 5 चौके 20। ठीक है,
4 3 7 8 9, 6 से काट लो, 6 1 कम 6 5, ठीक है। 8 6 48 और 9 6 54। 7 से काटोगे तो 7 2 14, 4 7 7 49। x की क्यूब बराबर 27, तो x की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि x 3 बार गुना करेंगे क्यूब बनेगा। ये 5x 6x 7x संख्या बनी थी, बड़ी संख्या पूछे तो 7 गुना 3 यानी 7, ये 21 है बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर देखिए। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 4:5 में हैं। दो संख्या 4:5 में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर दें। ये 400 और 500 मान लो। 20% का मतलब 5वां हिस्सा, ठीक है। और 400 का 5वां हिस्सा आपको पता है कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो ये 80 क्या करना है, वृद्धि करनी है। ये 480 हो गई। दूसरे में 20% की वृद्धि करनी है। ये कम करना था, सॉरी ये ज़्यादा करना था, और यहाँ कम करना है 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा 100 हो गया, तो ये 400 हो गया। 0 से 0, 4 से काटोगे, 8 से काटोगे, 8 6 48 और 8 5 40, 6:5 आ गया। तो ये आपके 120 तक क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, ठीक है, अनुपात समानुपात के। तो आप इन क्वेश्चनों को आप इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी रही और कैसी लग रही है ये क्लास, कंटिन्यू रखें क्या, ये ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।